हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल देखा था और सेल के बारे में डिस्कस किया था। तो इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सो वेलकम टू दिस लेक्चर। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल को हम लोग किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं और हम लोग को उस चीज में क्या क्या रिजल्ट्स मिलता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में सबसे पहले हम लोग जो देखने वाले हैं वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे कहेंगे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करना है इसको देखते हैं हम लोग, और ध्यान रखेंगे हम लोग जिस सेल के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा एक रियल सेल है। रियल सेल उसे कहते हैं जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उसे हम रियल सेल कहते हैं। तो चलिए अब सीरीज कॉम्बिनेशन को देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ सेल लिया है जिसमें ये सारे सेल सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए मतलब देखेंगे कि ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, फिर नेगेटिव टर्मिनल और R1 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल और उसके साथ इसको इस तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस। इस तरह से हम लोगों ने एन रेजिस्टेंस, एन सेल्स को कनेक्ट किया है और हम लोग एज्यूम कर रहे हैं इस सेल का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल सेल विथ EMF E एंड रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। ये हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं। तो चलिए अब सवाल उठता है, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आप क्या चीज समझोगे। तो आपको याद आता होगा हम लोग पढ़ते थे टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज अगर मैं इस सेल का निकालूं, पहले सेल का, तो पहले सेल के टर्मिनल वोल्टेज को हम लोग लिखेंगे V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, E1 माइनस IR1। हम लोग ऐसा करेंगे। और दूसरे वाले सेल के लिए जब लिखेंगे टर्मिनल वोल्टेज V2 इज इक्वल टू E2 माइनस IR2। इस प्रकार से सभी सेल्स के लिए आपको क्या मिलेगा, आपको इंटरनल टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा। अब अगर आपसे बोला जाता है कि ये दोनों एक्सट्रीम एंड के बीच का जो टर्मिनल वोल्टेज रहेगा उस टर्मिनल वोल्टेज को क्या लिखेंगे, V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन। इस प्रकार से आप इसको क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। और ऐसा एज्यूम करने पर आपको यहां से जो फाइनल रिलेशन मिल जाएगा V इज इक्वल टू आपको मिलेगा V इज इक्वल टू E माइनस I1R1। तो क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू E1 माइनस IR1, ये पहले वाले सेल के लिए। उसके बाद प्लस E2 I माइनस R2 एंड सो ऑन। इस प्रकार से आपको ये दिखेगा। अब अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं इसको, तो आपको क्या रिजल्ट में मिलेगा इसको भी थोड़ा देख लेते हैं हम लोग यहां से। तो जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो इस कंटिन्यूएशन में आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है, V इज इक्वल टू E1 प्लस E2 एंड सो ऑन। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस, ठीक है, प्लस ना निकाल के माइनस लिखेंगे, माइनस आप यहां से I कॉमन निकाल दीजिए, अंदर रहेगा R1 R2 एंड सो ऑन। इस तरह से आपको दिखेगा। लेकिन आपने ये बोला कि ये जो N सेल है, इन N सेल का जो इक्विवेलेंट सेल हो गया, मतलब इन अगर N सेल को अगर आप एक सिंगल सेल से रिप्लेस करते हैं, उस सिंगल सेल का EMF इतना होगा, E ले रहे हैं, और उस सिंगल सेल का इंटर रेजिस्टेंस को अपन स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन दोनों टर्मिनल के बीच का जो टर्मिनल वोल्टेज V है, इस दोनों टर्मिनल वोल्टेज के इक्विवेलेंट होगा। तो इसके टर्मिनल वोल्टेज अगर हम लोग ले लेते हैं, यहां से हम लोग लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखेंगे V इज इक्वल टू E माइनस IR। बट हम लोगों ने V इज इक्वल टू क्या निकाला, जो इन सेल्स के लिए था वो था V इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, ऐसा करके लिखा था हम लोगों ने। तो अगर कंपैरिजन किया जाए, अगर आप इसको कंपैरिजन करते हो तो आपको क्या मिलेगा रिजल्ट, आपको मिलेगा E माइनस IR इज इक्वल टू V1, सॉरी, E1 प्लस E2 डॉट 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 इस तरीके से, प्लस IR1 प्लस R2 एंड सो ऑन। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे।
तो कंपेयर करने पर आपको मिलेगा इसका ईएमएफ ई इज इक्वल टू आपको मिलेगा E1 E2 एंड सो ऑन। ये आपको इसका नेट ईएमएफ का वैल्यू मिल गया। और जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, अगर कंपेयर करोगे देखोगे यहां पर R के साथ यहां पर माइनस आई है, और यहां पर देखोगे I के साथ R1 प्लस R2 है। तो अगर कंपेयर करोगे आप लोग तो कंपेरिजन से आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको कंपेरिजन से मिल जाएगा यहां से I R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस एंड सो ऑन। तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में इस तरह से हम लोग ईएमएफ को निकाल सकते हैं और इस तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहां पर कुछ बातों का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, और वो क्या चीज है मैं उसको आपको थोड़ा भी बताता हूं। एक सिचुएशन देखिए, सिचुएशन ऐसा दिया हुआ है हमारे पास, ये एक सेल, इसका ईएमएफ E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, एक दूसरा सेल, इसका ईएमएफ E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2, और एक तीसरा सेल को मैं ऐसा लगा दिया हूं, देखिएगा ध्यान से। तो ये हो गया E1, ये हो गया E2, ये हो गया E3, और इंटरनल रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3। अब एक चीज गौर से देखोगे, ये प्लस माइनस, यहां पे देखेंगे माइनस प्लस, मतलब हमारा सेल उल्टा रखा हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको अगर बोला जाता है कि इसका नेट ईएमएफ निकालो, तो जो आपका सेम डायरेक्शन में रहेगा वो ऐड होंगे, जो अपोजिट डायरेक्शन में है उसको सबट्रैक्ट करेंगे। मतलब इस सिचुएशन में अगर आपको बोला जाता है कि नेट ईएमएफ निकालो, तो आप क्या करेंगे, E1 लिखेंगे प्लस E2 लिखेंगे, लेकिन E3 उल्टा रखा हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस E3 लिखना पड़ेगा। लेकिन रेजिस्टेंस के केस में क्या होगा, इस केस में जो रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई सीधा उल्टा सीधा कोई पोलैरिटी नहीं होता है। इस कारण से रेजिस्टेंस के केस में आप इसको डायरेक्ट ही ऐड करेंगे, ये इस तरह से डायरेक्ट ही ऐड करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन को कब यूज किया जाए या क्यों यूज करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन को। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग, सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज कैसे किया जा सकता है। तो पहला तो आपको दिख रहा होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज हम तब करते हैं जब हमको ईएमएफ का वैल्यू बढ़ाना होता है। जैसे कि मान लेते हैं आपके पास, आपको चाहिए 9 वोल्ट का ईएमएफ चाहिए, और मार्केट में आपको पता लगा कि 3 वोल्ट के ईएमएफ सेल ही आपके पास अवेलेबल है। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, 3 वोल्ट के 3 सेल को आप सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, तो वो बिहेव करेगा। 9 वोल्ट का एक सेल चाहिए जिसका ईएमएफ 9 वोल्ट हो, और मार्केट में आपको पता लगता है कि 9 वोल्ट मिलता ही नहीं है। तब आप क्या करेंगे, आप 3 वोल्ट के 3 सेल को सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, 9 वोल्ट की तरह बिहेव करेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का ये हम लोग का एक एप्लीकेशन दिखा। दूसरा एक और एप्लीकेशन देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का, वो क्या होगा उसके बारे में समझते हैं हम लोग। ठीक है, इस सिचुएशन को देखिएगा, यहां पे हम लोगों ने n आइडेंटिकल सेल लिया है जिनका ईएमएफ E0 ले लेते हैं हम लोग, E0 ले लेते हैं, और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस को R0 ले लेते हैं। ऐसे n सेल्स है। इन n सेल्स को हम लोगों ने क्या किया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट कर दिया है, और ऐसे सेल को ऐसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट कर दिया है। इस तरह के रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लोड। इस तरह के रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, लोड। लोड का मतलब कोई खास ऐसा चीज नहीं है। लोड का मतलब हो जाएगा जैसे हम लोग के पास एक बल्ब है या एक फैन है, कोई भी ऐसा चीज जो करंट ड्रॉ करता है उसको हम लोग लोड कहते हैं। अब क्या हो रहा है यहां पर, अगर आपसे पूछा जाए कि इस लोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो आप देखिए कितने आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला चीज देखिएगा, यहां पे नेट ईएमएफ क्या होगा। तो आप देखेंगे हम लोगों ने कितने सेल लगाए हैं, n सेल लगाए हैं। तो इसमें जो नेट ईएमएफ होगा उसको लिखेंगे आप लोग सब सीरीज में, तो एक के बाद एक जोड़ देंगे, तो सीधा सीधा आप लिखेंगे n टाइम्स ऑफ E0 लिखेंगे। अच्छा, नेट रेजिस्टेंस क्या होगा इस सर्किट का, तो नेट रेजिस्टेंस जो होगा इस सर्किट का वो होगा, देखिएगा R0 ऐसा करके n
इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक लोड, मतलब क्या हो जाएगा n टाइम्स ऑफ आर नॉट प्लस लोड रेजिस्टेंस R। तो ये नेट रेजिस्टेंस हो गया है। अब अगर आपसे पूछा जाता है इस सिचुएशन में सर्किट से फ्लो होने वाला करंट निकालो, तो आप क्या लिखोगे, करंट इज इक्वल टू नेट ईएमएफ बाय नेट रेजिस्टेंस, ऐसे ही करेंगे आप लोग। तो यहां से देखेंगे अगर आपसे बोला जाता है आई का वैल्यू निकालने, तो आई इज इक्वल टू आप लिखोगे यहां पर एन ई नॉट अपॉन क्या लिखेंगे, एन आर नॉट प्लस आर। अब आप एक चीज देखिएगा, मैं यहां पर दो केस डिस्कस करूंगा आपसे। पहला केस देखते हैं हम लोग, जिसको मैं बोलूंगा केस वन। अभी केस वन क्या दिखिएगा, केस वन ये बोलता है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस का जो सम है वो अगर मान लेते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से या लोड रेजिस्टेंस से ज्यादा है, अगर मतलब एन आर नॉट का वैल्यू अगर काफी ज्यादा है लोड रेजिस्टेंस से, तब ये तब की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो अगर ऐसा है तो ये वाला वैल्यू जो होगा अगर इससे बहुत बड़ा है तो दैट मीन्स वी कैन इग्नोर दिस वैल्यू। तो उस केस में आई का वैल्यू को आप क्या लिखोगे, आई विल बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, एन ई नॉट अपॉन क्या लिखेंगे हम लोग, एन आर नॉट, जिसके कारण इसका वैल्यू आ जा रहा है ई नॉट बाई आर नॉट। अब एक बात बताइए, यहां पे जो करंट का वैल्यू है वो ई नॉट बाई आर नॉट आ रहा है, कहीं पर भी ये नंबर ऑफ सेल्स पे डिपेंड कर रहा है क्या? तो देखिएगा इस एक्सप्रेशन में करंट जो है कहीं से भी नंबर ऑफ सेल्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है। मतलब जब चाहे 10 सेल लगाओ, 50 सेल लगाओ, 100 सेल लगाओ, जो करंट का फ्लो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ सेल्स है। तो फिर ऐसा बिना मतलब का खर्चा करके इतना सारा सेल लगा के मतलब क्या है, तो नहीं लेते हम लोग। अब चलिए हम लोग बात करते हैं केस टू पर, डिस्कस करते हैं केस टू। हमारे पास आता है केस टू। केस टू में बोलता है इफ एन आर नॉट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू लोड रेजिस्टेंस। अगर ऐसा लेते हैं तो मतलब इस वाले पार्ट को हम लोग इग्नोर कर देंगे, तब हमारे पास बचेगा क्या, देखिएगा I इज इक्वल टू एन ई नॉट बाई बचेगा लोड रेजिस्टेंस R। अब आप एक चीज देख रहे हो कि I जो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट से, देखिए नंबर ऑफ सेल्स पर डिपेंड कर रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है कि अगर इससे क्या कंक्लूजन निकला कि अगर लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा है तो हमारे लिए सीरीज कॉम्बिनेशन लगाना बेटर होगा, क्योंकि उस समय जितना ज्यादा सेल यूज करेंगे उतना ज्यादा करंट क्या होगा, हम लोग का फ्लो होगा। तो इसीलिए आप इस बात को अच्छे से दिमाग में रखेंगे, दैट इज इफ, यहां से एक कंक्लूजन निकालेंगे, इफ आर लोड, ठीक है, आर लोड is greater than R naught, then series combination is preferable. Then series combination is preferred. ठीक, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट था जिसको आपको अच्छे से दिमाग में रखना पड़ेगा, दिमाग में रखिएगा। तो ये सारा डिस्कशन था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन पर बेस्ड था। चलिए अब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल देखते हैं हम लोग। ये देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में हम लोगों ने ये क्या किया है, सेल को पैरेलल 3 सेल ले लिया है, ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक। और देखेंगे इसका ईएमएफ E1 है, इंटरनेस्टेंस R1 है, इसका ईएमएफ E2 है, इंटरनेस्टेंस R2 है, और इसका E3 और इंटरनेस्टेंस R3 है। अब मान लेते हैं इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I1, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I2, और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है I3, और फाइनली ये तीनों करंट यहां मिले और हमारे पास फ्लो हो रहा है करंट I। मतलब ये यहां से करंट I फ्लो हो रहा है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट अलग अलग फ्लो होता है। अब एक चीज है, क्योंकि सबके सब पैरेलल में है तो सबका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। अगर मैं मान लेता हूं कि इसके बारे में, पहले वाले के बारे में टर्मिनल वोल्टेज देखा जाए, तो क्या लिखेंगे हम लोग, टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिखना चाहूंगा V इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहां पर मैं V इज इक्वल टू लिखना चाहूंगा, V इज इक्वल टू मैं लिखूंगा यहां से E1 माइनस I1 R1। और अगर मैं I1 का वैल्यू निकालूं यहां से, तो देखेंगे क्या होगा, सीधा सीधा मैं यहां से लिखता हूं I1
इज इक्वल टू आप लिखेंगे E1 बाई R1 माइनस V बाई R1। देखिएगा एक बार में निकल आया, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इसी तरीके से सिमिलरली आप लिख सकते हो I2 इज इक्वल टू E2 बाई R2 माइनस V बाई R2। और सेम इसी तरीके से आप I3 का भी निकाल सकते हो। अब चाहो तो I3 का भी लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे I3 का? I3 इज इक्वल टू E3 R3 माइनस V बाई R3। ये तीनों करंट का वैल्यू हम लोग को मिल गया। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो तीनों सेल जो पैरेलल में लगे हुए हैं, इन तीनों सेल का जो वैल्यू है उसका इक्विवेलेंट जो वैल्यू है उसको एक सिंगल सेल से एक्सप्रेस किया जाए। और सिंगल सेल से एक्सप्रेस करेंगे तो हम लोग शायद इसको ऐसे दिखाएंगे कि एक सिंगल सेल जिसका EMF E है और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है। ये E है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है और इसमें से फ्लो होने वाला करंट I है और इनके क्रॉस का टर्मिनल वोल्टेज कितना है? V है। That means if you want to replace the three cells with a single cell, then the value of that EMF of that cell is supposed to be E and current flowing through that cell is I and internal resistance is R। तो चलिए अब हम लोग इसको कंपेयर करते हैं। तो यहां पर भी अगर मैं प्रीवियस वैल्यू के हिसाब से बात करूं तो मुझे यहां पर शायद ऐसा लिखना चाहिए ना, I इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे E बाई R माइनस V बाई R। अब देखिए आपको पता है कि जो I का वैल्यू है I दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 है। अब तीनों करंट को हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो यहां से देखिएगा I का वैल्यू रख दीजिए यहां से E बाई R माइनस V बाई R इज इक्वल टू, अगर इन वैल्यूज को रखेंगे, देखिएगा I1 I2 I3 सबका वैल्यूज रखेंगे तो कुछ एक्सप्रेशन ऐसे लिखेंगे हम लोग E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3। ओके, माइनस कॉमन निकाल देंगे, V भी कॉमन निकाल देंगे, अंदर रहेगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 एंड फाइनली 1 बाई R3। ये आपको मिल गया। अब अगर कंपेयर करते हो तो देखिएगा यहां पर V के साथ क्या है? 1 बाई R और यहां पर V के साथ क्या है? 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। मतलब फाइनली हमको कंक्लूजन क्या निकला? 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। मतलब बोलने का मतलब ये हो रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जिस तरह से रेजिस्टेंस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनका रेसिप्रोकल ऐड होता था, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में भी उनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी इसी तरह से ऐड होगा। और यहां से अगर आप कंपेयर करते हो एक और चीज को देखिएगा, वो ये मिलता है कि E बाई आर का जो वैल्यू आएगा, E बाई आर का जो वैल्यू आएगा उसे आप लिख सकते हो E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 एंड प्लस E3 बाई R3। ठीक है। और अगर आप यहां से इसको कंपेयर करोगे तो देखिएगा आप इसे, इस वाले एक्सप्रेशन को डायरेक्टली कुछ ऐसा लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3। उसके बाद जो ये जो R था, इस R को हम लोग शायद ऐसा लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज अपॉन 1 बाई R। और 1 बाई R का वैल्यू अभी आपने निकाला था, ये होता है। तो आप इस वैल्यू को यहां पे रख देंगे तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा उस पर फोकस करते हैं। कंक्लूजन ये मिलता है, जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। तो मतलब जब कभी भी आप सेल को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में उनका नेट ईएमएफ को आप इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। और अगर इसका जनरल फॉर्मूला बोला जाए, जनरल फॉर्मूला मतलब अगर एन सेल लगे हुए हैं तो उस एन सेल के केस में तब आप ऐसा लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू आप लिखेंगे E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 एंड सो ऑन अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2
एंड सो ऑन। इस प्रकार से आप इसको जनरलाइज कर सकते हैं और एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं अगर हमारा सेल पैरेलल में लगा हुआ हो तब। अब इसमें एक केस है, ध्यान रखेंगे। जिस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन में भी हम लोग को कुछ सिचुएशन देखे थे, यहां पर भी एक सिचुएशन है। अगर मान लेते कभी कोई सेल ऐसा लगा हुआ है, जैसे इमेजिन कीजिए ऐसा एक सेल लगा हुआ, ये एक सेल है ऐसा, एक और सेल लगा हुआ है ऐसा, और एक सेल लगा हुआ है हमारे पास ऐसा। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने थोड़ा सा पोलैरिटी चेंज किया है। ये जो है हमारा E1 है, ये E2 है और ये E3 है। इसका इंटररेजिस्टेंस R1, इसका इंटररेजिस्टेंस R2, इसका इंटररेजिस्टेंस R3। देखिएगा प्लस प्लस इन दोनों का एक ही तरफ है, लेकिन इसका माइनस वाला देखिएगा यहां पर उल्टा दिया हुआ है, प्लस उस तरफ है। तो ऐसे सिचुएशन में इसका जब नेट ईएमएफ निकालोगे तो नेट ईएमएफ E विल बी इक्वल टू, आप लिखेंगे E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, लेकिन ये वाला सेल उल्टा लगा हुआ है तो माइनस E3 बाई R3 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई I3। यहां पर रेजिस्टेंस के केस में प्लस ही करेंगे, माइनस नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जब सेल को आप पैरेलली कनेक्ट करते हैं या पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखते हैं। तो प्लीज इसको ध्यान रखेंगे, कभी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन या सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग हमेशा पोलैरिटी को जरूर ध्यान देखेंगे कि पोलैरिटी में कहीं इधर उधर डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अब जिस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग देखते थे कि किसी खास पर्पस में जब लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा होता था, तब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज करते थे। तो चलिए देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज कब करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, n आइडेंटिकल सेल्स हैं जिनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, जिनका इंडिविजुअल ईएमएफ E0 है और जिनका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितना है, R0 है। तो अब सवाल उठता है कि इस केस को हम लोग कब यूज करेंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस सिचुएशन में इसका नेट ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा, तो आप नेट ईएमएफ के केस में क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली लिखेंगे E0 बाई R0 प्लस E0 बाई R0, ऐसा करके n टाइम्स तक लिखेंगे, अपॉन उसके बाद लिखेंगे 1 बाई R0 प्लस 1 बाई R0, इस तरह से लिखेंगे, जिसके कारण ये n E0 बाई R0 होगा और नीचे भी डिनोमिनेटर में भी n बाई R0 आएगा, जिससे n कट जाएगा, R0 कट जाएगा, तो नेट ईएमएफ का वैल्यू देखिएगा E0 आएगा। मतलब इस केस में आप देख रहे हैं कि अगर सेल आइडेंटिकल है तो अगर आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो ईएमएफ में कोई चेंजेस नहीं आता है। ओके, लिव इट। अब बात करते हैं नेट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। तो देखिएगा ये सारे सेल पैरेलल में लगे हुए हैं। अगर पैरेलल में लगे हुए हैं तो आपको पता होगा कि नेट रेजिस्टेंस जब निकालना होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस जब निकलेगा क्या लिखेंगे बताइए, 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R0 प्लस 1 बाई R0, ऐसा करके निकालेंगे, जिसके कारण आप देखोगे यहां से R0 इज इक्वल टू, सॉरी R इज इक्वल टू आप लिखोगे R0 बाई N लिखेंगे, ये आएगा नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। अब उस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो R नेट विल बी इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस R प्लस नेट इंटरनल रेजिस्टेंस R0 बाई N। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि चलो आप करंट निकाल के बताओ, तो आपको पता है करंट इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, नेट ईएमएफ बाई नेट रेजिस्टेंस। तो नेट ईएमएफ कितना आएगा, E0, और नेट रेजिस्टेंस क्या है आपने अभी निकाला था, R प्लस R0 बाई N। अब यहां पर भी हम लोग को दो केस डिस्कस करना है। क्या क्या केस है देखते हैं। तो पहला आता अपने पास केस 1। केस 1 का वैल्यू जब हमारे पास ये बोलता है कि R का वैल्यू जब बहुत बड़ा है हमारा R0 से, मतलब लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू जब बहुत बड़ा है R0 से, तब क्या करेंगे। तब वैसे सिचुएशन में आप देखोगे अगर मैं R का वैल्यू R0 से बहुत बड़ा ले लेता हूं तो उस केस में दैट मीन्स R0 बाई N को आप इग्नोर कर दोगे, तब देखेंगे I इज इक्वल टू हमारे पास बचेगा E0 बाई R बचेगा। अब आप बताइए ये जब एक्सप्रेशन आया, इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब क्या,
इसमें तो नंबर ऑफ सेल्स का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब आप चाहे 10 सेल लगाओ चाहे 100 सेल लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है अगर लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू अगर इंटर रेजिस्टेंस से ज्यादा है तो। ठीक, ओके। अब केस 2 देखते हैं हम लोग। केस 2 क्या देखिएगा, केस 2, दूसरा केस को देखते हैं। दूसरा केस बोलता है व्हेन आर लोड रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर नॉट। मतलब हमारा आर नॉट का वैल्यू जो है वो आर से बहुत बड़ा है, मतलब लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू कम है इंटरनल रेजिस्टेंस से, या इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा है लोड रेजिस्टेंस से। ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, आर नॉट बाई एन का वैल्यू आर से बड़ा होने के कारण आप इस कैपिटल आर को आप इग्नोर कर दोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे, जिसके कारण अब जो करंट का वैल्यू लिखोगे उसे लिखेंगे आप लोग ई नॉट बाई आर नॉट बाई एन, जिसको आप लिख सकते हैं एन ई नॉट बाई आर नॉट। तो देखिए कितना अच्छा चीज आपको यहां पर मिलता है। करंट आई का जो वैल्यू है वो एन ई नॉट बाई आर नॉट पर डिपेंडेंट है, मतलब एन पर डिपेंडेंट है, और एन मतलब नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड इन दिस अरेंजमेंट, मतलब ये नंबर ऑफ सेल पर डिपेंडेंट हो। तो इससे फाइनली हमको एक कंक्लूजन मिलता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन को तब प्रेफर किया जाता है जब लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से कम होता है। तो ये हम लोग का इसका एक सिचुएशन था जिसको हम लोगों ने डील किया। तो फाइनली कंक्लूजन निकला। यहां से कंक्लूजन में क्या लिखोगे आप लोग, अगर मैं डायरेक्ट कंक्लूजन में लिखना चाहूं तो कंक्लूजन क्या रहेगा, देखते हैं हम लोग। इफ, क्या लिखेंगे हम लोग, इफ आर लोड रेजिस्टेंस is very small as compared to R naught, then parallel combination is preferred, तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन कब प्रेफर करेंगे इसको आप अच्छे से दिमाग में रखेंगे। तो इसके बाद आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, वो रहेगा हम लोग का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को कब यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, उसके बारे में आपको थोड़ा सा देख लेंगे, वो आपका होमवर्क रहेगा। अगर बना तो अच्छी बात है, नहीं बना तो मैं आपको वो बताऊंगा। सो टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस टाइम अहेड।